हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 8 का अध्याय नंबर 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सुलह। यहाँ पर दो इंसानों का झगड़ा होता है, तो कौन है वो जिनका झगड़ा हुआ है और उनकी सुलह किस तरह हुई है, क्या वे अदालत में भी गए हैं या नहीं गए, तो इसके बारे में हम देखते हैं। कश्मीरी दरवाजा पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के बाद सबसे अधिक गुलजार स्थान है। कौन सा? कश्मीरी दरवाजा चांदनी चौक के बाद सबसे अधिक गुलजार स्थान है। कचहरी और हिंदू कॉलेज के कारण उसका दिल्ली के इतिहास में सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। क्यों है? क्योंकि वहां पर हिंदू कॉलेज है, इस वजह से दिल्ली के इतिहास में सांस्कृतिक महत्व भी इसका बहुत है। हिंदू कॉलेज के प्रति मेरा प्रिय भाव भी बहुधा मतलब बहुत बार मैं वहां छात्रों के बीच भाषण देता आया हूँ। बहुत बार छात्रों और अध्यापकों ने मुझे चायपान का आनंद प्रदान किया, मतलब चाय वगैरह भी दी। यहाँ के गुंजान फुलवारियों से भरे आंगन में ज्ञान पिपासु यानी कि ज्ञान की इच्छा तरुण छात्र छात्राओं के, तरुण मतलब यौवन वाले तरुण छात्र छात्राओं के हंसते हुए मुख देखने के प्रलोभन से मैं चाहे जब बिना काम और बिना बुलाए ही वहां का वातावरण देखने एक दिन वहां जा पहुंचे वहां का वातावरण देखने। इस इमारत का ऐतिहासिक महत्व भी है, जिसे बहुत कम आदमी जानते हुए यह है कि 57 के विद्रोह के बाद जब दिल्ली में अंग्रेज दाखिल हुए तो उनकी पहली सरकार इसी इमारत में स्थापित हुई थी। यहीं किसी कमरे में बैठकर हडसन साहब ने नवाबों और शाही खानदान के सैकड़ों आदमियों को फांसी पर चढ़ाने के आज्ञा पत्र जारी किए थे। किसने? हडसन साहब ने। ख्याल कीजिए, जब फव्वारे पर दूर तक फांसियों पर लोग लटक रहे थे, तब इस इमारत के भीतर क्या हो रहा था, यह जानने को लोग कितनी भयपूर्ण कल्पनाएं करते होंगे। किस तरह फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तो कैसी कल्पनाएं हुई होंगी। अब न रहे वे दिन और न रहे वे अंग्रेज, अब तो ठेठ स्वदेशी राज्य है, यानी कि पूरी तरीके से अब अपना राज्य है। फिर कचहरी, जहां भीतर बाहर हर आने जाने का सभी को अधिकार है, वहां पहुंच गई। क्या समय का फेर है। मनुष्य की भांति स्थान के भी भाग्य होते हैं। सो में एक दिन उस ऐतिहासिक इमारत के भाग्य परिवर्तन को देखने वहां जा पहुंचा। फाटक में घुसते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शांत वातावरण में आंधी आ गई हो। भोले भाले स्वस्थ छात्रों के प्यार भरे चेहरों के स्थान पर सूटों में लिपटे हुए वकील इधर उधर घूम रहे थे। वहां पर कौन घूम रहे थे? वकील घूम रहे थे। सब किस्म के आदमी, आबाल वृद्ध परेशान से इधर उधर घूम रहे थे, जैसे उनकी जेब का सब कुछ खो गया है। ये सारे दृश्य देखता भालता मैं पीछे के कक्ष में पहुंचा। बहुत बार भावुक तरुणों ने मेरा वहां सत्कार किया था। साहित्य चर्चा हुई थी, चाय रसगुल्ले खाए थे। बूढ़ों और तरुणों ने मिलकर शुभ हास्य बखेरा था। लेकिन आज का वातावरण तो कुछ और ही था। एक जज साहब ऐसे रूखी उदासीन मुद्रा बनाए ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, जैसे उनके चारों ओर खड़े मनुष्य से उनका कोई संपर्क ही नहीं है। कहाँ था ऐसा वातावरण था, और अब देखो कैसा वातावरण है। वहां पर एक जज है जो ऊंची कुर्सी पर बैठे और जिनका मनुष्य से उनका कोई संपर्क नहीं। कोर्ट में एक दिलचस्प मुकदमा पेश था। मुकदमा पति पत्नी के बीच था। दंपत्ति शायद ईसाई थे, दोनों ही मतलब तरुण थे, यौवन थे, जवान थे। पत्नी की आयु कोई 25 वर्ष की होगी। छरही लंबी और सुंदर श्यामल वर्ण, मतलब सांवला सा लेकिन सुंदर सी और छरहरी सी थी, पतली पतली, सुंदर परिधान और साड़ी। गोद में कोई 2.5-3 साल का बच्चा। अति सुंदर बच्चे को गोद में लिए कंधों से लगाए चुपचाप खड़ी थी। मुद्रा क्रोध भरी थी, मतलब जो उसका देखने का दृश्य था वो गुस्से से भरा हुआ था। उसके बगल में एक दुबला पतला वकील अपनी नजरों को काले चश्मे में छिपाए गंभीर मुद्रा में खड़ा था। उसके बगल में ही तरुणी का पति कुछ बेचैन सा खड़ा था, मतलब उसका पति भी वहीं कुछ बेचैन सा खड़ा था। गहरी उदासी की छाया ने उसके चेहरे को एकदम उजाड़ दिया। उसकी भूखी और खोई खोई सी नजर रह रह कर तरुणी पर पड़ रही थी, परंतु तरुणी एकदम भावहीन पत्थर की भांति निष्ठुर निर्णय मुद्रा में खड़ी थी, मतलब बहुत कठोर बनकर खड़ी थी। उसे कोई दया नहीं आ रही थी। मामला शायद छोड़ छुट्टी और गुजारे का था। मुद्दया वही तरुणी थी। पति के बगल में एक ठिगने गोल मटोल गुदगुदे शरीर वाले वकील साहब रह कर अपनी पतलून की जेब में बार बार हाथ डाल और निकाल रहे थे। दोनों वकीलों से उनके मुवक्किल थोड़ी थोड़ी देर में खुसफुस बात कर लेते थे, जैसे अब इस स्थान पर
ही वही परस्पर गहरे संबंधी हो। अब दोनों पति पत्नियों के वकील, अब बस उनसे ही वकील उन्हीं से ही बातें कर रहे थे, और जैसे कि अब वही सब कुछ है, पति पत्नी आपस में कुछ भी नहीं रहे हैं और उनसे खुसबुस करे जा रहे थे, जैसे उनके सबसे बड़े गहरे संबंधी अब वे वकील ही हैं। मुकदमा शुरू हुआ और जज ने तरुणी के पति से कुछ प्रश्न किए। जैसे ही युवक के मुंह से बात फूटी, तरुणी की गोद में सोया हुआ बच्चा चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। पिता पर दृष्टि पड़ते जोर जोर पापा पापा कहकर और दोनों हाथ फैलाकर पिता की गोद में जाने के लिए बावेला मचाने लगा। मतलब कोशिश करने लगा कि पापा को देखते ही, पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे बच्चे को पापा को देखे हुए, तो बच्चे ने एकदम पापा को पहचान लिया। पापा को देखते ही पापा पापा वो कहने लगा, और तरुणी उसे अपनी गोद में जकड़े रखने के लिए भरपूर जोर लगाकर उसे चुप करने का असफल यत्न करने लगी। और जो तरुणी थी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उसे पकड़े रखे, लेकिन बालक ने पापा पापा का ऐसा शोर मचाया और इस कदर रोना शुरू किया कि अदालत का कामकाज एक बारगी बंद ही हो गया, और जज तथा वकील परेशान होकर उस नन्हे प्राणी को देखने लगे और प्रकृति के ऐसे सत्य को पुकार पुकार कर अदालत से कह रहा था कि मेरे दावे के सामने तुम्हारा सारा ही कानून व्यर्थ है। बच्चा कह रहा था कि मेरे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा कह रहा था कि सारा कानून बेकार है उस बच्चे के सामने। जज ने वकीलों को बहुत समझाया कि थोड़ी देर के लिए वह स्त्री बच्चे को पति की गोद में दे दे। यहां तक कि जज ने कहा बच्चे पर पिता का ही अधिक हक है, पर यह स्त्री बच्चे को छाती से लगाए हट के कारण, अपनी जिद के कारण उसे किसी तरह पिता को देने पर आमदा नहीं हुई। लेकिन मतलब जज ने भी कह दिया कि इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए पिता को दे दो, लेकिन वो लड़की तरुणी नहीं मानी। लेकिन बच्चा बड़ी जोर से पापा कहकर करुण क्रंदन कर रहा था, मतलब जोर जोर से वो दया वाला रो रहा था। उसके दोनों नन्हे मुन्ने हाथ हवा में उठे हुए थे और वह अभागा पिता, जिसने कभी हंस हंस कर उसे गोद में खिलाया था, आंखों में आंसू भरे दोनों हाथ फैलाए अपनी पत्नी के आगे करुणा की भीख मांग रहा था। कानून चुप था, जज चुप था, मतलब वो खुद भी चाह रहा था तरुणी का पति कि वो उसे बच्चे को दे दे, और हाथ भी आगे कर रहा था कि दे दो, और भीख भी मांग रहा था उसको देने की। वकील चुप थे। पिता और पुत्र के हाथ फैलाए एक दूसरे की छाती से लगाने के लिए छटपटा रहे थे। मतलब पिता और पुत्र दोनों ही चाह रहे थे कि दोनों आपस में किसी तरह मिल जाए। स्त्री अदालत में अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आमदा खड़ी थी, मतलब उसको तो, स्त्री को तो लड़ना था अदालत में। पत्नी आत्मसम्मान की आग से दहक रही थी, पर मां विचलित हो रही थी। उस कानूनी वातावरण से भरे कमरे में उसे एक स्त्री के शरीर में जो त्रिवेणी संगम हो रहा था, उसे देखने वाला वहां कोई न था। त्रिवेणी संगम मतलब जहां एक बच्चा भी था और माता और पिता थे, त्रिवेणी संगम था। मां की आत्मा ने स्त्री और पत्नी की मूर्ति को परास्त कर दिया। उसने छिपी नजर से पति की ओर देखा। ऐसी करुणा की मूर्ति उसने पहले न देखी थी। उसकी आंखों की ज्वाला बुझ गई। पत्नी की आत्मा ने प्यार बखेरना शुरू कर दिया। मतलब पत्नी की, माँ की आत्मा ने, मतलब अब उसका माँ का प्यार उमड़ पड़ा था उस बच्चे के लिए, तो उस वजह से फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना गुस्सा भी ठंडा कर लिया। आंखों में मोती सज गई और देखते ही देखते वे झरझर झरने लगे। गोद की पकड़ उसकी ढीली पड़ गई और जैसे चुंबक से खींचकर लोहा चिपक जाता है, उसी प्रकार वह शिशु पिता की गोद में जाकर चिपट गया। बालक ने कहा पापा। पिता ने कहा बेटा तुम कहाँ चले गए थे पापा? बेटा मैं काम से गया था, अब मुझे छोड़कर मत जाना पापा। नहीं जाऊंगा बेटा, मम्मी रो रही है, पापा उन्हें मनाओ। बेटा मम्मी मुझसे गुस्सा हो गई हैं, तुम मम्मी से बात करो पापा, वे हंस पड़ेंगी। बालक ने माता की ओर अपने नन्हे हाथ पसार दिए। बालक ने माता की ओर, मतलब जो बच्चा अपने पापा की गोद में था, उसने अपनी मम्मी की तरफ भी हाथ कर दिया। पिता ने एक कदम बढ़ाया और वह माँ के पास आ खड़ा हुआ। अब उसके जो पिता था वो थोड़ा सा आगे की तरफ आया, उसकी माँ की तरफ, बच्चे की माँ की तरफ। बालक ने एक हाथ माँ के गले में डाला और दूसरा हाथ पिता के गले में। उसने माँ का मुख चूम लिया और कहा पापा तुम मम्मी को प्यार करो। डरते डरते पति ने पत्नी से हाथ मिलाया और बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। पत्नी ने शर्म भरी हुई आंखों से पति की ओर ताका, जिसकी आंखों में अनुनय और प्यार छलछला रहा था। मतलब अब उसकी आंखों में अनुनय और प्यार छलछला रहा था, पत्नी की भी आंखों में। पत्नी के होठों पर मुस्कान फैल गई और तभी साहस करके पति ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया, यानी कि उसे मना लिया। पत्नी नववधू की लज्जा आंखों में सजाकर चुपचाप अदालत के बाहर चली गई। अब पत्नी और पति की सुलह हो गई थी और वो आपस में चुपचाप वो अदालत से फिर चले गए। अदालत ने वकीलों की ओर देखा। वह वकील मेरी
फीस करते मुवक्किलों के पीछे भागे। मतलब वकील उनके पीछे भाग रहे थे, फीस फीस। तो जज ने हंसकर मिसिल एक और फेंक कर कहा, दूसरा मुकदमा पेश करो। यहां पे देखते हैं, मौखिक प्रश्न है, सोचिए और बताइए। लेखक ने किस इमारत के विषय में बताया है? तो कश्मीरी दरवाजा के बारे में बताया है। कश्मीरी दरवाजा। मनुष्य की भांति और किसके भाग्य होने की बात यहां कही गई है? मनुष्य की भांति और किसके भाग्य की बात यहां कही गई है? इसमें देखिए, मनुष्य की भांति और किसके भाग्य होने की बात यहाँ कही गई है। तो मनुष्य की भांति, यहाँ मनुष्य की भांति और स्थान की का भी भाग्य होता है। किस अंग्रेज ने सैकड़ों भारतीय, तो हडसन ने सैकड़ों भारतीय आदमियों को फांसी पर चढ़ाने के आज्ञा पत्र जारी किए थे। लेखक ने सबसे अधिक गुलजार स्थान किसे कहा है? कश्मीरी दरवाजा। लेखक ने कोर्ट में जिस मुकदमे की पैरवी देखी थी वह था पति पत्नी का। अदालत में कौन रोने लगा? बच्चा। जज ने मिसिल फेंक कर क्या कहा? दूसरा मुकदमा पेश करो। ठीक है, तो इस तरह हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।